Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing great. I am Jamila Saeed, the lecturer of English from Askaria School and College, Boys Wing, Sadar Campus, Rawalpindi. Today, I am going to explain English model paper of HSSC 2. This is the latest model paper that the Federal Board has provided. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने कुछ सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर कुछ बहुत सारी मेजर चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पहले ओल्ड पैटर्न के अंदर हमारे पास था, रिपोर्ट राइटिंग थी, नरेशन थी और चेंज ऑफ टेंस का एक क्वेश्चन होता था, वो सारा के सारे चेंज हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ न्यू चेंजेस आई हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द पेपर। सबसे पहले हम अपना जो है MCQs वाला पार्ट सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। सो as you can see on the screen that it is section A and the marks for this question is total 20, because there are total 20 MCQs and we can see fill in the relevant bubble against each question in each part carries 1 mark. So the total MCQs are 20 and each question carries 1 mark. So आप बेटे आपको ये स्टेटमेंट्स जो हैं बहुत ध्यान से देखनी है और इसके अंदर सोल्यूशन से पहले आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मैं थोड़े से टॉपिक आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपके MCQs के पेपर में जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, इनमें होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज and its kinds, clause and its kinds of sentences, types of sentences। इसके अलावा आपका होता है कंडीशनल्स हो सकते हैं, कुछ लिटरेचर से रेलिवेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे जो आपके नॉवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें सेटिंग, एक्सपोजिशन, इस टाइप के क्वेश्चन, और कुछ आपके फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपको करवाए गए होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। लेकिन आपको सबसे पहली जो चीज़ देखनी है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो डोंट बी इन अ हरी कि आप जल्दी से आप कोई वर्ड देखें और आप उससे रेलिवेंट करके आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो और आप जल्दी से उसको सॉल्व कर दें, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। लिटिल चिप्स लाइट ग्रेट फायर्स, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। अब जो पहला क्वेश्चन है ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच से जो है वो रेलेवेंट है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 पे अंडरलाइन वर्ड जो है दैट इज लाइट। हर क्वेश्चन चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो बेटे, देयर आर 4 ऑप्शंस अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट और ईच MCQ, राइट बेटे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि स्टेटमेंट के अंदर जो आपको रॉन्ग ऑप्शन लगे ना, वो आपने क्रॉस कर देने। क्रॉस डजंट मीन कि आप पेपर के ऊपर क्रॉस करें, अपने माइंड में उनको स्किप कर दें कि ये तो बिल्कुल इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग, वन इज अदर, इन अदर 2 वन इज correct and other word is very nearest to the right answer। so आपको इसमें confusion नहीं लेनी और आपने right answer को सही से guess करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका function क्या आ रहा है इस underline word का, light chips light great fires। अब light का word जब use हुआ है तो इसमें it is not an adjective, क्योंकि adjective qualifies a noun and pronoun या कोई quality आपको बताता है, ठीक है, it is not the right answer। So it is not an adverb also। So there are 2 options in this sentence and the same word is used as a noun। लाइट जैसे लाइट बल्ब होता है, ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, तो ये एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी। बट इन दिस सेंटेंस यू विल सी हाउ इट इज यूज्ड। इट इज यूज्ड एज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, नॉट एज अ नाउन, ठीक है। इट इज नॉट सेड दैट दिस लाइट इज वेरी ब्यूटिफुल, राइट। इट इज, या आप कह सकें कि आई बॉट अ लाइट फ्रॉम द मार्केट। सो ये ऐसे नहीं है, ये है लिटिल चिप्स लाइट, इट इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन वर्ड के तौर पे यूज हुआ है। सो इट इज अ वर्ब, नॉट द नाउन। सो अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड वर्ब इज द
right answer. So option A is the right answer for statement number 1. Identify the demonstrative pronoun in the sentence. Those are the books which I borrowed from her. Now look there, you should know all the kinds of pronoun. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनकी सारी फर्दर जो काइंड्स होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है और इसी पूरे सेंटेंस को उन्होंने कुछ इसके पार्ट्स को आपको अलग अलग से सेपरेट करके भी बता दिया है कि आप इसको गेस करें. राइट, सो यू कैन सी इट इज her is the object pronoun, so it is not the right answer. I is the personal pronoun, right? So it is not the right answer. So there are only two options that are remaining. So which, that, and who, which, and that, they are used as a relative pronoun. ठीक है बेटे? So it is not the right answer because what is the question? Demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun are this and those, this and that, these and those. So इसमें those, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया गया है. किसको? those are the books. बुक्स को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, इनको क्वालिफाई करके बता रहे हैं आगे. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये those are the books. So those is used as a demonstrative pronoun. So option A is again the right answer for question number 2. Choose a sentence that correctly uses an interjection. So first of all, you should know about what is interjection. Interjection is a word that shows some sudden feelings and emotions, right? These are some आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे कुछ इमोशनल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी खास आप कहें कि मौके पर बोले जाते हैं. जैसे आप कहते हैं हुर्रा, एलास, ओह, आह, आउच, oops. तो आपने इनमें देखना है कि इनका यूजेज कैसे हुआ है इन सेंटेंसेस में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट स्टेटमेंट. Alas, you did an outstanding job on the project. अब alas का वर्ड जो है इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ sorrow, जब आप कुछ दुख फील कर रहे हो, कुछ सैडनेस फील कर रहे हो, राइट? यू डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब ऑन द प्रोजेक्ट. तो आउटस्टैंडिंग जॉब जो है ये तो एक बहुत आपका एक एक्सीलेंट काम है. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. oops, congratulations on your promotion or success. So oops is not used at the time of greeting someone, right? So it is also the wrong answer. इस तरह से ना आपके जो wrong option है वो आपके mind में आ जाएंगे. So do not mark with pen, बट बल्कि अपने माइंड में इसको बिठा ले कि ये तो बिल्कुल हो नहीं सकते, राइट? सो देयर आर टू ऑप्शंस लेफ्ट. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. वाओ, आई फील सो सैड अबाउट द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर. वाओ का जो एक्सप्रेशन है ये किसी सरप्राइज के तौर पर, जब आप व्हेन यू आर फीलिंग सम वंडर, ठीक है, जब आप बहुत हैरान हो रहे हो तो आप इस तरह से बोलते हैं. सो इट इज़ नॉट द राइट आंसर कि जब आपको सैडनेस फील हो रही हो किसी के फेलियर पर और आप वाओ बोलते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट आपके पास है आउच. आउच, आई स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, आउच इज एन इंटरजेक्शन दैट इज एक्सप्रेसिंग सडन पेन. ठीक है, somebody has felt some pain in the foot, तो आप उसको उसने बोल दिया है आउच. सो ऑप्शन ए इज अगेन द राइट आंसर. Got it? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे, सॉरी ये बेटे यहाँ पर ना ऑप्शन सी मुझे लिखना है, ये मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सी को मैंने करेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ये आप देखें. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है. नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे देखें, कीप गोइंग इन स्पाइट ऑफ द setbacks. The underlined preposition is simple preposition, double preposition, compound preposition or participle preposition. Now we can see there are different types of prepositions. Simple preposition जो होती है इसमें आपके different words आते हैं, जैसे हैं in, on, at, by, from. So यहाँ पे तो complete एक phrase के तौर पर यूज़ हो रही है और इसको हम phrasal preposition भी कह सकते हैं. Double preposition में आपके पास आ जाता है जिसमें आप कहते हैं कि जैसे आपका आ जाता है between, across, behind, ठीक है. और यहाँ पे पार्टिसिपल
प्रपोजिशन भी नहीं है कि जैसे कि आपके पास पार्टिसिपल, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपके पास आता है जो वो वाले वर्ड जो कि आपके पास होते हैं एडिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ठीक है, जस्ट लाइक गोइंग, और इसके बाद आपके पास आ जाता है हेल्पिंग, राइट। सो इट इज़ नॉट द prepositional phrase or preposition compound, ये participle preposition के नहीं है, ये double preposition भी नहीं है, so it is a compound preposition and it is also called as a phrasal preposition, ठीक है। अगर कहीं पे phrasal का option आ जाए तो ये आपका phrasal preposition भी है, it is used as a phrase in spite of, according to and आपका आ जाता है because of, right, तो ये आपके आ जाते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी हियर। नेक्स्ट वन इज देयर, ही स्टेड होम, इट वाज रेनिंग हैवीली। चूज द कंजंक्शन दैट प्रॉपरली लिंक्स द आइडियाज। अब आपने यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने हमारे क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ गए हैं। नंबर 1 पे आपके पास आ गया यहाँ पे नाउन, यहाँ पे वर्ब को आइडेंटिफाई किया और इसके साथ बाकी चीज़ें भी आ गई। यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, फिर यहाँ पे इंटरजेक्शन, और यहाँ पे फिर आपका प्रेपोजिशन, और यहाँ पे कंजंक्शन आ गया। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 स्टेटमेंट जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रेलिवेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है। सो लेट्स सी व्हाट प्रॉपर कंजंक्शन वुड बी यूज्ड इन दैट ब्लैंक। सो नंबर 1 इज देयरफॉर, बिकॉज, बट एंड सो। मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर आना चाहिए। Therefore and so they are not used because they are used as a conjunction of you can say as a result, और या आप कोई cause and effect के तौर पे जब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, जैसे आप कहते हैं कि अली is not feeling well therefore he could not come to college, तो सो भी इसी तरह से हम यूज़ करते हैं। बाकी 2 ऑप्शंस रह गए जिसमें से फर्स्ट वन है बिकॉज और दूसरा है बट हम किसी कंट्रास्ट आइडिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है बट इज़ नॉट used in this sentence. He stayed home because it was raining heavily. यहाँ पे आपको रीज़न बतानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा, because it was raining heavily. Next sentence is identify the adjectival phrase in the sentence. The book on the shelf has been solved in the morning. अब आपको फ्रेज के बारे में, एडजेक्टिवल फ्रेज से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज, फ्रेज होता क्या है, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छा सा होना चाहिए ताकि आपको सेंटेंस के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, और सेंटेंस में से आपको चूज करना ईजी हो जाए। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन a subject and it also does not contain a verb in it, right, but it is a part of sentence that completes the meaning of the sentence या कुछ इस तरह से, ठीक है। अलग से इसका अपना कोई फंक्शन हम नहीं कह सकते। तो एडजेक्टिवल फ्रेज दैट, इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज भी आप कह सकते हैं। सो लेट्स सी, इन द मॉर्निंग वुड नॉट बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट, इन द मॉर्निंग आप कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ कौन सा है, एडवर्बियल फ्रेज तो हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, राइट। सो इसमें हैज़ बीन सॉल्व, ये आपका वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज की ये क्वालिटी होती है बेटे, साथ साथ बाकी भी काइंड्स आपको मैं समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ बीन, और सोल्ड जो है वो यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये भी आपका क्रॉस हो गया। अब द बुक इज यूज एज अ नाउन, राइट, और ऑन द शेल्फ, यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज जो है वो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, बिकॉज ऑन द शेल्फ जो है यहाँ पर वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, इट इज मॉडिफाइंग द नाउन बुक, ठीक है बेटी, बुक को ये क्वालिफाई तो कर रहा है, ठीक है। ये ऑन द शेल्फ जो है ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। सो राइट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन अगेन यहाँ पर बी आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट फिर है, व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर इन दिस सेंटेंस, ही वर्क विद डेडिकेशन। ये थोड़ा सा आप देखें यहाँ पे, अब आपके फ्रेजेस से ही रेलिवेंट क्वेश्चन है।
अब एडजेक्टिवल फ्रेज चूंकि किसको क्वालिफाई कर रहा था यहाँ पे, बुक को। ऑन द शेल्फ अगर देखा जाए तो ये आपका ये प्रपोजिशन को भी शो कर रहा है, ऑन द शेल्फ, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज किसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, बुक को। नेक्स्ट में आपको पूछा गया है एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज की क्या क्वालिटी होती है कि इसके अंदर एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स, जैसे आप एडवर्ब सिंपल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, और एडवर्ब ऑफ जो है रीजन एंड कॉज। तो आपको इसमें से चूज करना है कि क्या चीज़ आनी चाहिए। ही वर्क विद डेडिकेशन, अब क्या सेंटेंस है, ही वर्क विद डेडिकेशन। अब डेडिकेशन क्या चीज़ शो कर रही है, उसका मैनर, ठीक है। अब मैनर आंसर द क्वेश्चन, नॉट वेयर, बिकॉज वेयर जो है वो प्लेस को शो करेगा, व्हेन टाइम को शो करेगा, और वाई जो है वो किसको शो करेगा, रीजन को। सो मैनर शोज हाउ, it answered the question how he worked, how he worked with dedication. So option A is the right answer. I hope कि आप सबको इस सारी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छा आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, इन विच सेंटेंस डज द प्रपोजिशनल फ्रेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए अगेन यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो अगेन फिर ये प्रपोजिशनल फ्रेज का रेलेवेंट करके आ गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी वाली प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो राइट है। द बॉय विद द ब्लू कैप इज माई ब्रदर, शी sang ड्यूरिंग द शो, ये थोड़ा सा ना स्प्लिट हो गया सेंटेंस। ड्यूरिंग द शो, ही वेंट टू द मार्केट, वी विल लीव आफ्टर लंच। हमने फाइंड क्या करना है इसमें से, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब प्रपोजिशनल फ्रेज में यहाँ पे देखें आफ्टर लंच, तो ठीक है, ही विल लीव आफ्टर लंच, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा वाला राइट है। अब ड्यूरिंग द शो भी है, शी sang ड्यूरिंग द शो, ही वेंट टू द मार्केट, अब यहाँ टू द मार्केट ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज लग रहा है आपके पास, लेकिन यहाँ पे ये देखिए द बॉय विद द ब्लू कैप, ठीक है, डिस्क्राइब्स द नाउन बॉय, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है, द बॉय विद द ब्लू कैप, ठीक है। कौन सा है, द बॉय विद द ब्लू कैप इज माय ब्रदर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड। अब इसमें अगेन प्रपोजिशनल फ्रेज पूछा गया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसमें फेडरल बोर्ड के जो पेपर सेटर हैं उन्होंने क्या चीज़ किस तरह से आपको बताई है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज दोबारा पूछा गया है, द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, द अंडरलाइन प्रपोजिशनल फ्रेज इज ए और एन। कौन सा वाला है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, और या ये एडवर्बियल फ्रेज है या पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें से, तो इट इज़ नॉट द राइट आंसर। एडजेक्टिवल फ्रेज भी नहीं है क्योंकि किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज भी नहीं है। सो इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। इट इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज बिकॉज ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, यहाँ पे किसको एडवर्ब कौन सा वाला है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। सो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 10, दैट इज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। अब आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अपने माइंड में थोड़ा सा मेमोराइज कर ले बेटे। तो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं ना, दे आर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं आपके, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स सी, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट। अब ये देखें कि ये दो क्लॉजेस पर है। सिंपल स्टेटमेंट जो होती है, सिंपल सेंटेंस, उसमें ओनली वन स्टेटमेंट होती है, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट। अब यहाँ पे जो है ये इक्वल रैंक का सेंटेंस है and it is joined with the fanboys words coordinate conjunction and. So it is a compound sentence, not the complex, not the compound complex. It is joined with coordinate conjunction
that is used as and. So it is, the right answer is option B. Now we can see after months of hard work, the teamwork finally began to elevate their reputation. What is the meaning of elevate in this context? अब यहाँ पे elevate, आपने elevator का वर्ड सुना होगा. देखिए बेटे, मीनिंग्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, या सिनोनिम आ जाए या कोई किसी वर्ड का एंटोनिम आ जाए, तो आपको बहुत केयरफुल होकर करना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे पहले आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर फ्रेजेस से रेलिवेंट आए हैं सेंटेंसेस. अब ये आपके वोकैबलरी से रेलिवेंट है. ठीक है, आपकी वोकैबलरी कितनी स्ट्रांग है, तो बहुत आपने केयरफुल होकर इसको अटेम्प्ट करना है. आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, द टीम वर्क फाइनली बिगेन टू एलिवेट इट्स रेपुटेशन. ठीक है, अब हार्डवर्क के बाद जो कोई भी पर्सन जब कोई काम करेगा तो क्या करेगा, या टीम वर्क जो काम करेगी उसको एलिवेट करने की कोशिश करेगी. ठीक है, नॉट लोअर, नॉट डिमिनिश, नॉट चैलेंज, बट टू रेज, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस synonyms and antonyms. Now move to the next statement number 12. A diligent student always completes his homework in time. अब देखिए, diligent जो स्टूडेंट होगा वो लेजी होगा, जो अपना होमवर्क टाइम पे करेगा. नॉट एट ऑल. रेकलेस, बिल्कुल केयरलेस भी नहीं है. इनएफिशिएंट भी नहीं है. ठीक है, आपने यहाँ पे सिनोनिम देखना है. ठीक है, यहाँ पे आपको मीनिंग के हवाले से इन्होंने कह दिया, तो सिनोनिम ऑल्सो मीन्स the meaning, the similar meaning, right? So hardworking is the right answer. That is quite easy. You can get it very well. Okay, his generous nature made him lovable to everyone in the village. Choose the antonym of generous, right? सो जेनरस मीन, जैसे होता है ना कि जेनरस नेचर बहुत ज़्यादा सखावत वाली, जैसे बहुत ज़्यादा सखी हो, कोई बहुत खुले दिल के साथ, ओपन हार्ट के साथ कोई काम करे. ठीक है, सो काइंड, आपने इसका इस वर्ड का एंटोनिम देखना है. एंटोनिम मीन ऑपोजिट वर्ड, राइट? तो फौरन से जितने इसके सिमिलर मीनिंग है ना, उसको आप क्रॉस करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, काइंड तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके अलावा गिविंग भी नहीं होगा. जेनरस जो है, जेनरस, काइंड और गिविंग, यानी किसी को, आपको मैंने बताया ना कि जैसे कोई खुले दिल के साथ, ओपन हार्टेडली किसी के साथ पेश आए या कुछ पेश करे, तो ये काइंड और गिविंग तो बिल्कुल नहीं होगा. आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो इनको इस तरह से अटेम्प्ट करने का आपको बहुत ये बेनिफिट ये होगा बेटे कि आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएंगी कि दो ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है. अब इन दोनों के दरमियान जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ा कन्फ्यूजन है. अब देखिए, केयरलेस तो वो चीज़ होगी ना, जैसे हमने ये रेकलेस यहाँ पे देखा. ठीक है, तो केयरलेस भी नहीं होगा. यहाँ पर ये वर्ड आएगा स्टिंजी. स्टिंजी मीन जो बहुत ज़्यादा उसकी नेचर ऐसी हो, जैसे माइजर होता है कोई पर्सन. ठीक है, माइजर मीन कि कोई बहुत कंजूस होता है. ठीक है, नॉट वेरी जेनरस. सो इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए. Next word, Sarah looked out of the window at the dark clouds rolling in. Looks like we are in for a downpour, she said. In for the meaning of downpour in context of in the given scenario. अब ये एक सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटे, ये वाले जो होते हैं, जो आप इसको इन्फरेंस कहते हैं. ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इन्फरेंस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी स्टेटमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉजिकल स्टेटमेंट होती है, कोई इन्फरेंस होती है. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा, आपको देखना है यहाँ पर, व्हाट इज़ द राइट आंसर? डाउन पावर, अ ड्रिजल. सारा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सारा ने खिड़की से बाहर देखा. एट द डार्क क्लाउड्स, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, डार्क क्लाउड्स की तरफ उसने देखा. रोलिंग इन, तो डार्क क्लाउड्स कैसे रोल आउट हो रहे थे? लुक्स लाइक वी आर इन फॉर अ डाउन पावर. डाउन पावर मीन नॉट अ ड्रिजल. ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, यानी कम बारिश होना. हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म होता है जैसे होते हैं ना ये थोड़े ओले पड़ते हैं. इट इज़ नॉट द राइट आंसर. स्नो स्टॉर्म होता है बर्फानी तूफान. यहाँ पे होता है हैवी रेन. ठीक है,
सो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं बेटे, बहुत केयरफुल होके ये आपने इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन भी करने होते हैं। इन्फ्रेंस स्टेटमेंट में बेटा एक छोटा सा सिनेरियो गिवन होता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके मीनिंग को, इधर तो उन्होंने मीनिंग एक उसका दे दिया ना, वरना अदरवाइज ऐसा होता है कि आपके पास ना उसको थोड़ी उस सिचुएशन को गेस करना होता है, ठीक है, ये गेस करने के लिए सिचुएशन गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मीनिंग दे दिया इसका, तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी हो गया है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। फ्रेंड वन, ठीक है, अब ये टू फ्रेंड्स के दरमियान एक छोटा सा डायलॉग है, ठीक है, कन्वर्सेशन है, टू कन्वर्सेशंस आर देयर। फ्रेंड वन व्हाट इज सेइंग, द न्यू मैनेजर सीम्स वेरी अप्रोचेबल, ठीक है, अप्रोचेबल को जो है उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। फ्रेंड टू, या शी इज इजी टू टॉक टू एंड ऑलवेज लिसन्स, व्हाट डज अप्रोचेबल मीन्स, ठीक है, ये भी एक सिनेरियो की टाइप का, ये इन्फ्रेंस टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से दोबारा उन्होंने मीनिंग पूछ लिया है, ठीक है। तो अप्रोचेबल, अप्रोचेबल मीन अप्रोच जैसे कहते हैं किसी की पहुंच हो, रसाई हो, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पे इसमें कौन सा होगा। फ्रेंड वन बता रहा है कि द न्यू मैनेजर, कि पहला मैनेजर जो है, जो नया मैनेजर आया है, वो बहुत अप्रोचेबल लगता है कि वहाँ तक उस तक पहुँच बहुत आसान है, ठीक है। तो ये अनफ्रेंडली तो नहीं है, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको समझना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। स्ट्रिक्ट एंड हार्श भी नहीं है, यानी ये सारे के सारे सेम मीनिंग आ रहे हैं, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। ये बहुत कैसे लग रहा है, अप्रोचेबल मीन इजी टू एक्सेस, अप्रोच का मीनिंग आपको आना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन डी, ये आप देख रहे हैं कि जितने भी हमने ऑप्शंस दिए कि डी आंसर जो है वो यहाँ पर आया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सिमिली। अब यहाँ पे आपकी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हो रही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं ना, जो नेक्स्ट थ्री, ये तीनों के तीनों आपके जो है आपके फिगरेटिव मीन के फिगर ऑफ स्पीच से रेलिवेंट है, पोएटिक डिवाइसेस भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, चूज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सिमिली। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। अच्छा, सिमिली के लिए आपको पता होना चाहिए, सिमिली इज यूज्ड एज टू कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज, ठीक है। ये आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि लाइक और एज का वर्ड जो है, जैसे हम कहते हैं एज गुड एज, राइट, एज स्ट्रॉन्ग एज, तो ये एज के वर्ड के साथ डबल यूज करके और सिंगल वर्ड के साथ भी अगर यूज किया जाए तो ये आपकी सिमिली होगी, और लाइक का वर्ड अगर कहीं भी यूज कर दिया जाए तो ये भी सिमिली होगी। सो लेट्स सी द सेंटेंस। सो इन नंबर वन सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन अ सिमिली, busy bees buzzed around the blooming blossoms. Here it is used as an alliteration, ठीक है, ये आपका मेटाफर है, ठीक है बेटे, ये आपका मेटाफर है, नॉट सिमिली। busy bees, ये वर्ड ब साउंड कॉन्सोनेंट वर्ड की रेपिटेशन है, busy bees buzzed blooming blossoms, right, ब sound is repeated as an alliteration, so it is not the right answer. The green grass felt soft and dewy underfoot. ये भी बिल्कुल आपका जो है वो रॉन्ग है आंसर। Her eyes sparkled like यहाँ पे है emerald, sorry. Her eyes sparkled like emeralds. तो like का वर्ड यूज हो गया, तो ये आपका ऑप्शन डी अगेन यहाँ पर राइट आंसर है। अब द ग्रीन ग्रास फेल्ट सॉफ्ट एंड ड्यूई, ये आपकी इमेजरी यूज हुई है, ठीक है बेटे, ये कौन सा वर्ड है आपका, इमेजरी, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका विजुअल इमेजरी है जिसको आप अपनी इमेजिनेशन में जो है वो कुछ चीज़ इमेज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइक का वर्ड यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, Which of the following expressions demonstrate personification? Personification कौन सी वाली जो है, इसकी characteristics क्या होती हैं? Personification is a figure of speech in which non-living things are given human qualities. ठीक है, तो हमने इसमें देखना है कि कौन सा वाला right answer है। Our teacher is an encyclopedia. It is not the right answer because direct name is given and teacher is not compared with anyone, so it is a metaphor. The shadows crept silently across the room. Let's see the other sentences. Her velvet dress shimmered like moonlight on the water. अब यहाँ पे देखें, अब like का वर्ड यूज हो गया तो ये सिमिली यूज हो गया।
द सॉफ्ट ग्लो ऑफ द कैंडल इल्यूमिनेटेड द डार्क रूम। अगेन यहाँ पर इमेजरी यूज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला राइट आंसर है, द शेडोज क्रेप्ट। अब शेडोज कैनॉट क्रेप्ट, शेडोज आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। तो आपको अब क्या कहेंगे यहाँ पर, नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाए, क्रीपिंग, ठीक है। यहाँ पे है क्रेप्ट, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सेंटेंस लाइफ इज अ रिडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये देखें, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इमेजरी नहीं है, ठीक है, ना ही कोई पर्सोनिफिकेशन है कि कोई लाइफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। रिडल भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लाइफ। तो रिडल को भी एक नाउन है, कैसा, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बोथ आर नाउन्स। तो ये यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं, ह्यूमन क्वालिटी के साथ नहीं कंपेयर किया गया। ना ही ये एलिट्रेशन है, ना ये पर्सोनिफिकेशन है, नॉट इट इज अ सिमिली, सो इट इज अ मेटाफर that is given a direct name. So option B is again the right answer. Now you can see a writer wants to create a sense of isolation in a horror story. Which setting would be most effective? अब ये देखिए setting क्या होती है। setting ऑफ द स्टोरी, ये आपका लिटरेचर से रेलिवेंट आ गए हैं ये लास्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट टू स्टेटमेंट्स। जिस तरह आपका होता है ना स्टोरी के लिए, आप उसके प्लॉट ऑफ द स्टोरी या आप उसके एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी जब पढ़ते हैं, ठीक है, या नॉवल या प्ले या जो भी आपका होता है पीस ऑफ राइटिंग, तो उसमें सेटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे आपने देखना है कि कौन सी वाली सेटिंग जो है वो बेटर है। यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पर जो अ बिजी ट्रेन स्टेशन एट नून, अ रिमोट अबैंडन्ड कैबिन डीप इन द वुड्स फार फ्रॉम द टाउन, अ सनी बीच फिल्ड विद टूरिस्ट, अ कॉलेज कैफेटेरिया ड्यूरिंग लंच टाइम। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कॉलेज कैफेटेरिया से पहले सिर्फ ये बताया, लेकिन आगे कोई भी इसके अंदर कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसको हम सेटिंग कह सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, द राइटर वांट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे आइसोलेशन, तो कैफेटेरिया के अंदर तो आइसोलेशन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ सेटिंग हमें ऐसी देनी है कि वो आइसोलेशन इन अ हॉरर स्टोरी। अब किस चीज़ की सेटिंग यहाँ पे बतानी है, एज अ हॉरर, जैसे कि हॉरर मूवी है या हॉरर स्टोरी है, ठीक है। अ सनी बीच फिल्ड विद टूरिस्ट, यहाँ पे भी कोई आपको हॉरर सिचुएशन नहीं नजर आ रही और आइसोलेशन वाली। अ बिजी ट्रेन स्टेशन, नॉट एट ऑल। अ रिमोट होता है दूर दराज, फार ऑफ और डिस्टेंट ऑफ। अबेंडेंड मीन बिल्कुल खाली, वैकेंट, राइट। कैबिन, अबेंडेंड कैबिन मीन के खाली कैबिन, बिल्कुल वैकेंट, जहाँ पे कोई ना हो। डीप इन द वुड्स मीन गहरे जंगल में। फार फ्रॉम द टाउन, कस्बे से दूर या शहर से दूर। सो दिस इज परफेक्ट आंसर, आंसर बी। सो कंजेक्टिवली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस हैं यहाँ पर ऑप्शन बी के हवाले से हैं। तो आपने इस तरह से भी गेस नहीं करना कि अब इसका बी था तो आप इस तरह से लगाते जाएं या इस तरह से आ सकते हैं। आपने बहुत समझ के देखे, मैं आपको मैंने बहुत प्रॉपर वे में गाइड किया बेटे। नेक्स्ट में है, विच ऑफ द गिवन सिचुएशंस डिस्क्राइब एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अब एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है, जो आपके दैट इज़ अ सिचुएशन दैट इज़, ये आपको पता है कि आप इसका जो एक सिचुएशन है जिसमें पहले आपकी सेटिंग आ जाती है, ठीक है, एक्सपोजिशन सेटिंग, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राइजिंग एक्शन की तरफ कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है सिचुएशन। फिर वो यहाँ पे आपका क्लाइमेक्स, कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक आपका क्लाइमेक्स स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है बेटे। तो क्लाइमेक्स के बाद वो सिचुएशन जो है राइजिंग एक्शन से वो फिर दोबारा आपकी सिचुएशन जो है क्लाइमेक्स से फिर वो एंटी क्लाइमेक्स की तरफ जाती है, और फिर एंड पे वो डिनोमेंट मीन के रिजल्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। कैसे उसका रेजोल्यूशन, डिनोमेंट और रेजोल्यूशन की तरफ चली जाती है। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कौन सा है, फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग, ठीक है। फिर है, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, किसी को गिल्ट फील हो झूठ बोलने के बाद, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पे नहीं ऐसा सिचुएशन चल रही। A bullied teenager stands up to his tormentor, right? A soldier hesitates to pull the
ट्रिगर, टॉर्न बिटवीन ड्यूटी, सॉरी ये वर्ड थोड़ा सा बेटे ये है, ड्यूटी एंड मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी, यस, ये वर्ड ज्वाइन हुए हुए हैं इसके साथ, तो इनको हम अलग करके पढ़ेंगे, इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट है चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये भी आपका नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ऑप्शन बी है यहाँ पर, अगेन दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ कैरेक्टर एंड एन आउटसाइड फोर्स, द टॉर्मेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसका है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपका ऑप्शन बी है। सो 4 लास्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन बी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर MCQs। सो नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं आपके मॉडल पेपर जो आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट। इट कंटेन्स सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी बेटे आप देख सकते हैं, इट कंटेन्स 40 मार्क्स। देयर आर टोटल मार्क्स ऑफ section B and C that for the subjective paper that are 80 marks, and both are divided with 40 marks. Section B starts with question number 2, that is very important, and you have been doing since your metric class, ठीक है। अब आपके metric class से ही आप इसको करते आ रहे हैं, so it will not be very difficult for you, but it is very important how to attempt these questions, right? अब इसके लिए मैंने ये आपके लिए किया बेटे कि आपके लिए इस क्वेश्चन को, ये आपका अनसीन पैसेज आप कह सकते हैं, या आपकी दूसरी रेफरेंस बुक जो है ना, जो कैंटाउ पब्लिशर्स की है, ये उसमें से लिया गया है। जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है ये उसमें से नहीं है, तो आपकी दूसरी रेफरेंस बुक से लिया गया है। तो अभी हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है जो आपको इसके सोल्यूशन के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन प्लस हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप देख रहे हैं बेटे कि सेक्शन बी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 and it contains 40 marks. What is question number 2? Read the given passage carefully and answer the question including question number 1 appended to it. अब ये 8 plus 5 into 4 goes to 28. Note, अब 8 किस तरह से इसके डिवीजन, मार्क्स की डिवीजन आगे मैं जाके आपको बताऊंगी। Note, question number 1 about summary carries 8 marks while the rest of the question carry 4 marks each. मीन कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हवाले से गिवन है और आपने उसका आंसर भी उसी हवाले से लिखना है। सो बेटे हम इसको स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी, ट्रांसफॉर्मिंग द वे कंपनीज कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स। अब देखिए, अगर इसको हम पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। मैं आपको जस्ट इसके कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपने इसको अटेम्प्ट करने से पहले जो है वो करने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, व्हाट शुड वी डू टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड यू डू, रीड द पैसेज केयरफुली एट लीस्ट 2 times, ठीक है। इसकी रीडिंग जो है ना, आपने रीडिंग जो है इसकी पैसेज की 2 times करनी है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 times, ताकि आप अच्छे से इसको गेट कर सकें। 2 times करनी है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको फौरन कुछ चीज़ें तो समझ आ जाएंगी, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें की दोबारा से अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपने इसको 2 times रीड करना है। कभी कभार ये भी कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो इसमें गिवन क्वेश्चन है ना, आप वो पढ़ लें। वो फ़ौरन से नहीं पढ़ने बेटे, इसमें आपने ये करना है कि पहले, वो भी ज़रूरी है क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली व्हाट द ऑथर वांट्स टू आस्क फ्रॉम अस। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको 2 रीडिंग्स पहले सबसे पहले करनी है, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, अंडरलाइन और मेंटली नोट द की आइडियाज़। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने अंडरलाइन करते जाना है जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही है ना, समरी के हवाले से। सबसे पहले हम समरी के हवाले से बात करेंगे ना, तो इसमें रीडिंग 2 times आप करेंगे तो उस वक्त आपको क्वेश्चन के आंसर भी बाद में मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जब समरी करनी है, हाउ टू अटेम्प्ट द समरी, तो आपको जब 2 रीडिंग्स आप कर लेंगे ना, तो इसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आपके पास पैराग्राफ की इसमें यहाँ पे डिवीजन, हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4 and 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड कर दिया है।
अब 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स में से कुछ स्टूडेंट्स तो बेटे ऐसे करते हैं कि वर्ड फॉर वर्ड पूरे पैराग्राफ को एज इट इज़ उठा के अपनी समरी में लिख देते हैं एंड दे थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें कुछ आपको लिखते लिखते टाइम भी लग जाएगा और आपकी एक अच्छी समरी शायद इधर से बन जाएगी या कुछ सेम कॉपी कर लेंगे। लेकिन आपके अगर जैसे आपके फेडरल बोर्ड ने कुछ रूब्रिक्स सेट किए हुए हैं ना, तो रूब्रिक्स जो सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आप ठीक है इसके भी कुछ मार्क्स बच्चों को दे दिए जाते हैं। इसको टोटली हम कट ऑफ नहीं करते हैं, पेपर चेकर जो होते हैं वो फिर उसमें ये होता है कि आपके उसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो आपकी समरी के लिए आपने इन पैराग्राफ्स को भी फर्दर डिवाइड कर लेना है, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ की पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे है कि अब आपको इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ को अगर आप यहाँ से जो है यहाँ तक जो है यहाँ तक आप इसको डिवाइड कर लें, यहाँ से आपको वन और टू और थ्री सेंटेंसेस इसमें से ले लें शॉर्ट वे में, ठीक है, इसको कर लें आप, या 2 सेंटेंसेस कर लें और एक सेंटेंस आपको यहाँ से जो है वो मिल सकता है अपनी समरी के हवाले से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएं तो आपका ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप फर्दर 2 पार्ट्स में कर ले कि आपका यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट आ गया इस पैराग्राफ का और यहाँ पे यहाँ सेकंड पार्ट आ गया। तो इसमें से भी आप कितने चूज कर सकते हैं, 4th सेंटेंस, 5 और 6 सेंटेंस आप इसमें से चूज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आप अगले स्टेप पे चले जाएं तो इस पैराग्राफ में भी इसी तरह से आप डिवाइड कर लेना पहले पैराग्राफ्स को कि आपने से इतने पार्ट को आपने डिवाइड कर लिया है शॉर्ट वे में, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है आपको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है बेटे। और उसके बाद इसमें से भी कुछ पॉइंट्स ले लें, जैसे 6 है तो यहाँ पे 7, 8 और यहाँ पे 9 अननेसेसरी वर्ड्स को आपने चूज़ नहीं करना, ठीक है, जिसकी रेपिटेशन हो रही हो वो आपने चूज़ नहीं करनी। और उसके बाद नेक्स्ट में भी इसी तरह से कुछ मेन पॉइंट्स आप करते करते इन सेंटेंसेस को कर लेंगे और इसके एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव समरी करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ इस वाले पोर्शन की समराइज द गिवन पैसेज इन योर ओन वर्ड्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो सुटेबल टाइटल को यहाँ पे आपको गेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कीवर्ड, कभी कभार तो आपको टाइटल स्टार्ट में ही मिल जाता है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इसको, इस टाइप के जो पैराग्राफ होते हैं उसमें फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी होगी, ठीक है बेटे। तो ये आपका एक अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। तो ये मैं आपके साथ ये स्क्रीन आपको दूसरी जो कि शेयरिंग हो रही है तो इसमें आपको पता चल रहा है कि हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी ऑफ द पैसेज। आप साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो में से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैसेज जो है इसमें सॉल्व है, मीन के नेक्स्ट पार्ट जो है वो सारा सोल्यूशन हम कर रहे हैं। सो इसमें देखें टाइटल सबसे पहले गिवन है द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी समरी को आप देख सकते हैं कितनी लाइंस में कितने सेंटेंसेस में इसको, जैसे मैंने आपको गाइड किया उस तरह से आपने इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इसको लिख लेना है और अननेसेसरी वर्ड्स को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा पैराग्राफ आप कॉपी नहीं करें। अब उस पैराग्राफ को देखते हुए और जब आप वीडियो देख रहे होंगे या आपके पास अगर मॉडल पेपर की PDF है या पिक्चर है आपके पास तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और टोटल बेटा इसके 7 मार्क्स इसके समरी के हैं और 1 नंबर टाइटल का होता है, ठीक है। तो 8 मार्क्स आपके इस तरह से हो जाते हैं। और नेक्स्ट अगर फर्दर हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो सबसे पहले इसको किसके साथ डिफरेंस कर दिया है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग को फर्स्ट लाइन में ही उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। तो समरी वाला पूरा पार्ट तो आपने समरी के हवाले से लिखा है। अब यहाँ से आपकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं कि क्वेश्चन के आगे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको कैसे किया, आपने उसमें से उसकी डेफिनेशन ली और उसमें से कुछ वर्ड्स को लिखे। अब मैं इसको अगर पूरा रीड करूँगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और हमारे जो आगे टेक्निकल क्वेश्चन है ना जो आपको करवाने ज़रूरी हैं वो बेटे आपके रह जाएंगे। तो इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जस्ट मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और आप आंसर आपको यहाँ पे गिवन होंगे और स्क्रीन पे शो हो रहे थे और आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास इस वीडियो को और फिर जो है आप इसको आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं।
कि किस तरह से इसको सोल्यूशन किया गया है। तो इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो गिवन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एक चीज़ जो बहुत अच्छे से आपको जो है बेटा मेमोराइज करवानी है, वो आपको बतानी है कि आपके इन क्वेश्चन के मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इट इज़ अबाउट योर समरी राइटिंग एंड अदर देयर आर अदर 5 क्वेश्चन रिमेनिंग, ठीक है, 5 क्वेश्चन बाकी आपके रह जाते हैं जो पूरे के पूरे आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। और कुछ क्वेश्चन के अंदर आपके पास और का ऑप्शन होता है, मीन कि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं आता तो आप सेकंड वाला कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो आपने उसको सॉल्व करना है। और आंसर के हवाले से अगर बात करते हैं ना, तो आंसर के लिए बेटे आपके इसके मार्क्स हैं टोटल 4। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ मैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ओके। तो ये आप चेक करें कि यहाँ पर इसके 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स के अंदर आप सिर्फ सुन रहे हैं अच्छी तरह, तो ये बहुत अच्छे आपको समझ आ जाएगा बेटे कि 4 मार्क्स के साथ आपको जो है 40 to 50 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए। डू नॉट राइट जस्ट 2 लाइन्स। अपने माइंड में रखना है कि ई शीट के ऊपर आपके पास तकरीबन जो स्पेस होती है वो ये वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्दर क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो पूरा पेज आपके पास जो है वो दिया गया होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं उनको सॉल्व करने के लिए हाफ पेज, एक पार्ट के लिए हाफ पेज गिवन होता है। तो हाफ पेज को जितना आप फिल करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लें, उस क्वेश्चन का आंसर को प्रॉपरली आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो पूरी प्रेजेंटेशन आपको स्टार्ट से एंड तक, यानी उस पार्ट के पूरे जो हिस्सा है ना उसकी स्पेस को फिल करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो इसके 4 मार्क्स हैं, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपके 40 to 50 वर्ड्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया है 4 इसका पार्ट, और इसमें आप देखें, इन व्हाट वेज डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनहांस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, के किन तरीक़ों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज, जो हिकमत अमली है ना, उसको किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस मीन इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर ये मेंशन है, आप इस वाले ऑप्शन को कर लें, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है, ये मीन कि आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप इसको कर सकते हैं। व्हाट रोल डज पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया प्ले इन बिजनेस मार्केटिंग। तो इसका भी आंसर इसके अंदर गिवन होगा, आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इसी का पार्ट है, एंटिसिपेट द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन योर ओन वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके है कि थोड़ा सा क्रिएटिव है, कि आपको खुद से इसको देखना है कि ये मतलब खुद सेल्फ अटेम्प्ट करना है। पहले आपने जितना समरी लिखी है, इन क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग का, वो क्या हो सकता है, उस हवाले से आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। या फिर एक इसके साथ अदर ऑप्शन है, इमेजिन यू आर अ बिजनेस ऑनर। ये भी आपका सेल्फ क्रिएटिंग आंसर है, सेल्फ अटेम्प्ट, ठीक है। तो इमेजिन यू आर ए बिजनेसमैन और बिजनेस ऑनर, हाउ वुड यू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू प्रमोट अ न्यू प्रोडक्ट। तो दोनों तरह से आप इसमें से बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका पार्ट जो है दैट इज अबाउट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड अंडरलाइंड वर्ड्स, ठीक है। अब जो आपने पैराग्राफ देखा था ना, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर, जी बेटे। अब ये पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है और उनको बोल्ड भी किया। बोल्ड मीन थोड़ा डार्क करके लिखा गया है, और थोड़ा सा इटैलिक, यानी कंप्यूटर राइटिंग में ये थोड़ा सा जो तिरछा करके लिखा जाता है ना, इसको इटैलिक राइटिंग बोलते हैं। ये इटैलिक करके लिखा गया है, तो इसके अंदर इसको आप गेट कर सकते हैं कि ये आपका यही इनके मीनिंग पूछे गए हैं। जो अंडरलाइंड और बोल्ड करके लिखे हैं ना, ये आपने इनके मीनिंग लिखे हैं। अब यहाँ पे टोटल 6 वर्ड्स होंगे, ठीक है, जो कि अंडरलाइंड है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और चूंकि हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो आपको चॉइस है कि आप कौन सा कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप इनके 4 को आप अटेम्प्ट कर लें, लेकिन जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप चॉइस नहीं छोड़ें, क्योंकि आपने करना तो है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बेटा, डू नॉट राइट द मीनिंग इन उर्दू।
अगर आपको एसेंशियल का मीनिंग आ गया है तो उसको इजी वर्ड में देखें, ठीक है। अगर तो 4 आते हैं तो 4, वरना 6 के 6 अटेम्प्ट करें। अगर कोई एक आपका रॉन्ग भी हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके 4 फर्स्ट 4 या लास्ट 4 या सेंटर में से जो आपके करेक्ट होंगे उनको चूज कर लिया जाएगा, और अदर 2 अगर एक्स्ट्रा और सारे के सारे ठीक हैं तो उनको फिर एज अ जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के तौर पर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो दिस इज द राइट वे हाउ टू अटेम्प्ट दिस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज अबाउट एंड इट टेक्स योर टाइम। ठीक है बेटे, अब ये वाला जो है ना आपका टाइम लेगा। आपका टाइम कैसे लेगा कि आपका इस तरह से टाइम लेगा ये वाला पार्ट कि इसमें आपका ये हो जाएगा कि आपको समझ के करने हैं क्वेश्चन। पूरा पेपर ही बहुत समझ के करना है आपको, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। रीड द फॉलोइंग टॉपिक एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन अपेंडेड टू इट। यहाँ पे 2 स्टैंजास गिवन है, ठीक है। अब 2 स्टैंजास ये दोनों आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से आ सकते हैं, या फिर आपकी जो एक रिकमेंडेड बुक है जो फेडरल बोर्ड ने रिकमेंड की हुई है, दैट इज कैंटॉप पब्लिशर्स, ठीक है, उसमें से भी पोइट्री का पोर्शन जो है उसमें से लिया जा सकता है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर उन्होंने दिया ना, ये दोनों आपकी अपनी टेक्स्ट बुक से दिया गया है, जो कि सेकेंड ईयर के लिए न्यू बुक आपकी आई है। इसमें आप देख सकते हैं द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बॉल ऑफ night has flung to the stone that puts the stars to flight, and Lu, the hunters of the east, has caught the sultan's turret in a noose of light। ये आपकी पोइम रुबायात ऑफ उमर ख़याम जो पहली पोइम है यूनिट नंबर 4 पे, ये उसमें से लिया गया है, ठीक है। और ये लास्ट पोइम जो कि है आपकी सॉलिटरी रीपर, ठीक है, सॉलिटरी रीपर, तन्हा फसल काटने वाली लड़की, ठीक है, उसमें से लिया गया है, और उसका भी पहला ही स्टैंजा लिया गया है। दोनों स्टैंजास पहले फर्स्ट स्टैंजा लिया गया है, पर इट डजंट मीन कि आपको इसी तरह से आएगा, उसमें आपका लास्ट भी आ सकता है या कोई भी आपका आ सकता है। ये चूंकि मॉडल पेपर है तो आपको इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप इसको देखिएगा बेटे कि कैसे इसका सोल्यूशन जो है वो आपको पता लगता है। आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। जी बेटे, अब आप यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, चेक करें। पोइट्री क्वेश्चंस, ये दूसरी पीडीएफ है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप इसको फिर या अभी साथ साथ आप देख लीजिएगा, या फिर ये कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पोइट्रिक एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस अपेंडेड टू इट। 2 + 2 + 2 = 6 मीन कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। हर स्टैंजा में से आपको 3 क्वेश्चन गिवन होंगे उसके एंड पर, और आपने तीनों के तीनों अटेम्प्ट करना है। क्या आपने एक स्टैंजा जो सिलेक्ट किया है ना, उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक क्वेश्चन इधर से कर लें, फिर आपको बाकी 2 नहीं आ रही तो आप जो है वो नेक्स्ट 2 जो है वो इजी लग रहे हैं और आप उधर से चूज कर लें, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट वे। आपको एक स्टैंजा आप पहले देख लें, उसको रीड करें अच्छे से, और फिर जो उसके राइट आंसर आपको तीनों के अच्छे से आते हैं वो वाला आप चूज कर लें और उसको सॉल्व करें। तो इसके बेटे ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट यूज इमेजरी टू पोर्ट्रे द ट्रांजिशन फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका आंसर गिवन है, ये मैं यहाँ पे आप फुल यहाँ पे आप रीड आउट नहीं करूँगी आप लोगों के लिए, ये सोल्यूशन मैंने इसलिए कर दिया था कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, और फिर आपके पास ये सारा का सारा सोल्यूशन आ जाएगा, और आपके पेपर से पहले ये वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएगी और आप इसको फिर देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है स्टैंजास को दे दिया गया है सॉलिटरी पर, तो जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, हु इज द पोएट ऑफ नेचर, हु ऑब्जर्व्स द गर्ल हु इज रीपिंग द क्रॉप, राइट, lonely in a field and she is a highland girl, ठीक है। और ये इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन गिवन है। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, राइमिंग स्कीम बेटा बनानी आनी चाहिए, वो फुल एक्सप्लेन कर दी गई है इसमें, और फिर किसी और वीडियो में आपको राइमिंग स्कीम बनाना भी बताऊंगी। और पैराफ्रेजिंग तो आप लोग जो है वो अपने ग्रेड 9-10 से भी करते आए हैं, और छोटी क्लासेस में भी करवाई जाती है, तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। सो पैराफ्रेजिंग इस तरह सिंपल सी आप कर देंगे। अब इसमें उन्होंने दिया पैराफ्रेज द फर्स्ट 2 लाइंस इन द गिवन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट।
तो ये भी आ सकता है फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट मीन द गिवन स्टैंजा, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी चूज किया ना, इसका जो मैं अभी आपको साथ पेपर भी दिखा देती हूँ। लुक एट देयर, इट consists of 2 parts. Part A is about your poetry question and there is a choice in it. और next part जो है it is about that is part B and it is about your novel question. ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्ले का क्वेश्चन से रेलिवेंट होता है और यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होती, किसी प्ले का, किसी स्टोरी का या किसी भी नॉवल का नेम जो है वो मेंशन नहीं होता, लेकिन हमें चूंकि अपने सिलेबस से रेलिवेंट करके लिखना होता है, सो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप इसको अपने फुली अटैच होकर लिखें अपने सिलेबस के गिवन जो एक्सट्रैक्ट है। मीन कि अगर फर्स्ट ईयर का जैसे पेपर था तो उसमें प्ले 14 था और यहाँ पे आपका नॉवल है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, नॉवल आपका था यहाँ पे द पर्ल। ठीक है, यू मस्ट हैव रेड इन योर कॉलेज द पर्ल, राइट। तो इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 90 to 120 वर्ड्स। प्रीवियस जो हमारा मेथड था ना, जो हमारा पेपर पैटर्न था, उसके अंदर इसके वर्ड लिमिट नहीं होती थी। ठीक है, अब इसकी वर्ड लिमिट गिवन है तो आपने इसके अंदर रहते हुए इट्स मीन दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने कॉम्प्रीहेंशन की है ना, बहुत शॉर्ट सा आंसर नहीं लिखना, एक कॉम्प्रीहेंसिव आंसर लिखना है और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, यानी आप जो चूज करेंगे एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसमें आपने इसको जो है एक क्वेश्चन चूज करें जो आपको बहुत अच्छा आता है। डिफाइन सेटिंग इन अ वर्क ऑफ फिक्शन, हाउ डज द सेटिंग ऑफ अ नॉवल इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे नॉवल का जो है उसमें सेटिंग को जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। डिफाइन सेटिंग, अब आपने बताना है कि सेटिंग होती क्या है। ठीक है, और इसका थीम, स्टोरी के थीम पे क्या इन्फ्लुएंस मीन क्या असर होता है। ठीक है, कैसे असर हो सकता है, तो ये आप पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे फिर इसको अपने नॉवल से रिलेट करेंगे। अब इसको मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने ओपन किया है, डिफाइन सेटिंग इन, ये उसके अकॉर्डिंगली है, पहले सेटिंग को डिफाइन कर दी है। ठीक है, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं रेलेवेंट टू योर गिविंग द रेफरेंस ऑफ द नॉवल द पर्ल। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये गिवन होगा आपको, आप देख सकते हैं द पर्ल के साथ इसको आपको उन्होंने बता दिया है बाय जॉन स्टेनबेक्स। ठीक है, नॉवल द पर्ल। अब इसकी सेटिंग को किस तरह से डिवाइड किया है, द पुअर नेचुरल ब्रश हाउस। ठीक है, और बहुत ही यहाँ पे एक ऑप्रेसिव सी कंडीशन के अंदर, जैसे लापाज मैक्सिको के अंदर, ये पूरा यानी पूरा सेटिंग के अंदर ना आपको प्लेस और उसका टाइम और ये सारी चीज़ें बता दी जाती है और कैरेक्टर से भी आगे जाके इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेटिंग की, ये पूरी इसके अंदर गिवन है, तो ये आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपने ये इसको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, पॉइंट आउट एंड एक्सप्लेन द राइजिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन इन योर फेवरेट फिक्शनल वर्क और नॉवल। अब ये उन्होंने कह दिया कि फिक्शनल वर्क मीन या किसी भी जो है या नॉवल या स्टोरी से रेलिवेंट करके अब जो आपकी फेवरेट है। अब मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे बच्चों को, जिन बच्चों को आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि आपने रिसेंटली ये नॉवल आपने पढ़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल भी है, तो इससे रेलिवेंट करके जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर राइजिंग एक्शन जो कि आगे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, वो फिर बाद में ये रेजोल्यूशन की तरफ किस तरह से जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यही पूछा है ना उन्होंने। ठीक है, एंड रेजोल्यूशन, पहले राइजिंग एक्शन बताना और फिर रेजोल्यूशन और डिनोमेंट की तरफ ये कैसे चली जाती है सिचुएशन। तो ये उसको स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये आपने इसको या तो आप पिक्चर ले लें या डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट्स अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे अपने पेपर की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपने बहुत क्रिएटिव भी है और बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करना है इसको समझ के। और इसमें जो न्यू पैटर्न आया ना बेटे, जो चेंजेस आई हैं वो बहुत आप ये के फेवर है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनको ग्रामर अच्छी आती है तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट्स विद क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट कंटेन्स द क्वेश्चन ऑफ एसे राइटिंग, और इसके भी 40 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, सेक्शन सी के भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें नोट गिवन है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस।
इसमें चॉइस सिर्फ इसके साथ है आपके ऐसे राइटिंग में कि 2 टॉपिक्स आर गिवन एंड यू आर सपोज्ड टू राइट ओनली 1 टॉपिक, राइट? राइट एन एसे इन अबाउट 250 to 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। और 12 मार्क्स का ये ऐसे है, मीन के 250 और 300 के गिवन इन उसके अंदर लिमिट में रहते हुए आप लिख सकते हो। 300 से थोड़ी क्रॉस कर जाएं तो कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा ना क्रॉस करें, मीन के 10, 20, 25 वर्ड्स अगर स्किप कर जाएं तो नो मैटर। और अगर थोड़े से कम भी हो जाएं इसी तरह से 280, 290, तो तब भी ये आपको ज़रूर इसके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट 2 टॉपिक्स आर गिवन। अब इस दफ़ा जो उन्होंने इसकी कॉम्प्रीहेंशन सॉरी ये जो आपका ऐसे का क्वेश्चन है ना, ये इसकी आउटलाइन को बहुत अच्छे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। आउटलाइन ये इसमें फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट माय नेटिव टाउन। जैसे आपका जो आबाई होता है ना, कस्बा, ठीक है, या आबाई गांव जो होता है उसके बारे में है, होम टाउन भी कहा जा सकता है इसको। एंड नंबर 2 इज यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Oh, that's a very important topic and very interesting topic for the students। जैसे कि आप लोग आजकल AI को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं और उसको उसके फिर यूजेस और अब्यूजेस भी आपको पता है कुछ, तो ये भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो इस क्वेश्चन की रिकमेंडेशन के लिए हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि इसको बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट करें। लास्ट में अटैम्प्ट करने का मीनिंग आपको बाद में समझाऊंगी कि मैंने क्या इसकी रीज़न दी है, क्योंकि इसमें आपके लिए 3 पेजेस ई शीट पे गिवन होते हैं, ठीक है? 1, 2 एंड 3 शीट्स होती हैं इसमें। तो आपने तीनों शीट्स को फुल करना है अच्छी स्टेटमेंट के साथ। ये नहीं कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करें, इस आउटलाइन के अंदर रहते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। सो it is divided in outline is divided into 2 parts. Number 1 is introduction, number 2 is the body and the conclusion. तो फर्स्ट टॉपिक जो है ये आपका आप कहें कि ये आपका है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ठीक है? ऐसे के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव है और ये सेकंड वन जो है आपका आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है? तो दोनों आर्गुमेंटेटिव भी आ सकते हैं, दोनों डिस्क्रिप्टिव भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब यहाँ ऐसे की डिटेल जो है वो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको अच्छे से समझा देती। अभी यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसमें आप कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, आप बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन में देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ योर नेटिव टाउन, आपने बताना है कि आपका नेटिव टाउन है कौन सा है, ठीक है? फिर बॉडी में आप लिखेंगे उसके फिजिकल फीचर्स, ठीक है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, आपके मतलब फिजिकल फीचर्स मीन कि आपके गाँव बना कैसा हुआ है, ठीक है? वो कस्बा जो है वो आपका कैसा है, तो बिल्कुल एक विलेज की तरह है या कुछ उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। फिर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, उसमें खास खास जगह कौन सी हैं, ठीक है? लैंडमार्क्स कैसे हैं उसके, योर पास्ट मेमोरीज दैट आर एसोसिएटेड विद द टाउन, जो आप कभी पास्ट मेमोरीज में आपने अपना चाइल्डहुड वहाँ पे स्पेंड किया है, तो इस तरह से। पीपल एंड कल्चर, आप वहाँ के लोगों के बारे में बताएं कि कैसे लोग हैं, वो जो हैं फार्मर्स हैं या जो कुछ और जॉब करते हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। वहाँ का कल्चर कैसा है। फिर चेंजेस ओवर द ईयर्स, अब फिर बाद में आपके चाइल्डहुड में वो कैसा था, फिर बाद में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। हाउ द पीपल हैव बिकम नाउ, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए या अभी तक स्टिल वैसे ही जो है वो बहुत मिलनसार हैं और इस तरह से। फिर कंक्लूजन में आपने समराइज करना है कि व्हाट मेक्स योर नेटिव टाउन सो स्पेशल एंड मेमोरेबल टू यू, कि आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? स्टिल उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, लेकिन आपको वो क्यों पसंद है, ठीक है? फिर है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसके इंट्रोडक्शन में बताएंगे व्हाट इज AI एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बॉडी में लिखेंगे बेनिफिट्स इन हेल्थ केयर, सबसे पहले उसके बेनिफिट्स, यूजेस बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, ठीक है? हेल्थ केयर में, बिजनेस में, एजुकेशन में, जॉब लॉस के अंदर, ठीक है, ये हेल्थ केयर और बिजनेस और एजुकेशन वगैरह के अंदर। फिर ये आपके आगे यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स हैं या अब्यूजेस हैं कि जॉब लॉस मीन बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं और प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। इश्यूज यानी एथिकल कंसर्न से रेलिवेंट बहुत सारी प्राइवेसी नहीं रही है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज जो हैं वो आ चुके हैं। फिर एड्रेसिंग कंसर्न एंड प्रपोजिंग सोल्यूशन, आपने सिर्फ उनको लिख नहीं देना, आपने एड्रेस करना है कि इनको फिर कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है? और आप अपनी तरफ से कुछ प्रपोज करेंगे, कुछ जो है कुछ सजेशंस देंगे कि हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इसको कैसे यूज अच्छे तरीके से किया जा सकता है। फिर कंक्लूजन में देंगे एम्फसाइजिंग रिस्पॉन्सिबल यूज एंड रेगुलेशंस ऑफ AI, तो आपने
जो है एग्जामिनर के थ्रू ये एक मैसेज देना है अपने पेपर के थ्रू कि हाउ टू रेगुलेट दिस सिचुएशन एंड हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इट्स यूजेज। ओके, यहाँ से जो है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये डिटेल क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए इसको बिल्कुल एंड पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 3 पार्ट्स पे ए बी सी से रेलिवेंट है, और आपका अब देखेंगे कि इसमें आपको कैसे इसको सोल्यूशन करना है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। आपने ये करेक्शन ऑफ एरर्स से रेलिवेंट है, ठीक है। अब करेक्शन ऑफ एरर्स ये आपकी फर्स्ट टाइम है, ये आपने पहले नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे इसको आपने देखनी है। देयर आर 6 एरर्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये देखिए बेटा, यहाँ पे 6 एरर्स है, उन्होंने बता दिया है, क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो टोटल 6 हैं, तो इसके अंदर एरर्स भी 6 हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर का के बारे में आपको बता दें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रॉन्ग होता है, कि उसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते हैं या कैसे हैं। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या मिस्टेक हो सकती है, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट की क्या मिस्टेक, एग्रीमेंट मीन कि उसके साथ एग्री करना चाहिए, ठीक है। फिर कनेक्टिव्स होते हैं आपके ट्रांजिशनल डिवाइसेस के कुछ वर्ड्स जो रॉन्ग यूज हुए हैं, उनको आपने करेक्ट करना है। फिर पंक्चुएशन और या फिर कोई स्पेलिंग एरर इसके अंदर है कि नहीं, ये हमने देखना है और इसको हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। अभी देखना है कि इसको सोल्यूशन इसका हम कैसे कर रहे हैं। तो अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक दफ़ा पैसेज रीड करें और इसका हम सोल्यूशन करने लगे। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक इज, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करें। एवरी मॉर्निंग, बेटा इसको भी बहुत केयरफुल वे में पढ़ना है, इसकी 2 रीडिंग और 3 रीडिंग आप लाजमी करें, क्योंकि शॉर्ट सा पैराग्राफ है। एवरी मॉर्निंग सलीम वेक्स अप अर्ली टू गो टू स्कूल। ही क्विकली ब्रशेस हिज टीथ एंड पैक्स हिज बैग बिफोर शी लीव्स। बात सलीम की हो रही है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या, फौरन से आपको मिस्टेक पता चल गई, शी आ गया यहाँ पे। ऑलवेज हिज मदर सेज, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक आपको लग रही होगी, दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू डू हिज बेस्ट इन स्टडीज, बट शी ऑल्सो आई, दैट आई एक बिल्कुल टोटली अनसुटेबल वर्ड है, ठीक है। दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, however he feels that it is difficult at times to concentrate during class because the teacher explain things too fast. He needs to be more focused if he wants to achieve his goals. अच्छा बेटे, जो पहली मिस्टेक इसमें अगर आपको मैं बता दूं पंक्चुएशन की, ठीक है, तो सम टाइम ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें पता नहीं चल रही होती, लेकिन वो फौरन से हाईलाइट हो जाती है। अब पंक्चुएशन में ये इन्वर्टेड कॉमास आपको पता है कि बिल्कुल जो है वो इम्प्रॉपर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपने इस पैराग्राफ को एज इट उठा के ना, ये नहीं लिखते ना कि आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर शीट के ऊपर लिख दें और फिर उसके ऊपर क्रॉस करके उस वर्ड को और अंडरलाइन करके तो उसके ऊपर करेक्शन करते जाए। आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसको पिन पॉइंट कर लेना है। पिन पॉइंट मीन डोंट अंडरलाइन योर द वर्ड्स ऑन द पेपर, क्योंकि ये फिर इस तरह से चीटिंग का भी होता है। एग्जामिनर आपको कह सकते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं या आप अपने पेपर को जो है वो जो है ना बहुत अनटाइडी सी लुक दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले अच्छे से पिन पॉइंट कर लेनी है अपनी एरर्स इसके अंदर, इनको देखते हुए और उसके बाद सोल्यूशन करना है। अब आपके सामने मैं करने लगी हूँ, आप इसको देखें। एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक जो है ये तो इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई खास कोटेशन अगर हो तो अब आप लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स वाला नहीं करना। ये हर पैराग्राफ के अंदर नहीं होता, लेकिन जहाँ पे कुछ अगर नरेशन से रेलिवेंट कुछ चीज़ें होती है तो उसको आप फिर देख के करेंगे। एवरी मॉर्निंग कॉमा, ठीक है, यहाँ पर सलीम वेक्स अप अर्ली टू गो टू स्कूल। दिस सेंटेंस इज क्वाइट करेक्ट। He quickly brushes his teeth and packs his bag before she leaves. This is called noun-pronoun agreement because the noun is male, boy, so we have to use the word he. ठीक है? He leaves. Always his mother says. ये sentence structure की mistake है, ठीक है? अब इसको कैसे लिखेंगे आप? His mother always says. मैं ये लिखने का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बेटे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अच्छे से सुन रहे हैं। His mother always says that it is important for him to do his best in studies, but she also I.
अब I इज अ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, राइट? सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शी ऑल्सो बिलीव्स, ठीक है, अब उनका यकीन है, शी हैज फेथ ऑन समथिंग। तो बिलीव का वर्ड जो है वो बहुत प्रॉपर है, शी ऑल्सो बिलीव्स दैट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। हाउएवर, अब ये यहाँ पे देखिए बेटा सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट एक कॉमा पुट करेंगे। However, he feels that it is difficult at times to concentrate during class because the teacher explains. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक आपने देखी है ना, तो आप इस पे क्या लिखेंगे, ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सप्लेन्स, राइट? कैसे करेंगे इसको, आप लिखेंगे एक्सप्लेन्स थिंग्स टू फास्ट, ठीक है, एक्सप्लेन थिंग्स टू फास्ट, he needs to be more focused if he wants to achieve his goals. Got it बेटा? ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपने इनको करेक्ट करके लिखना है, और जिन वर्ड्स को आप करेक्ट करेंगे ना, उनको फिर आपने अपने मार्कर से या तो उन वर्ड्स को मार्कर से लिख लें या फिर उनको फिर अंडरलाइन कर दें। लेट्स सपोज आपने एक्सप्लेन्स आपने करेक्शन फॉर्म में लिखा है, तो उसको फिर अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये भी अपनी मिस्टेक को करेक्ट किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज और कंपाउंड प्रपोजिशन। ये न्यू क्वेश्चन आया बेटे, ये पहले नहीं था। यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन होता था पिछले जो सेकेंड ईयर का पेपर था, इसमें नरेशन का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है, एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेजेस एंड कंपाउंड प्रपोजिशंस। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे, ये भी 6 मार्क्स का है, आपने इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड बैंक दे दिया है, वर्ड बैंक भी कि वर्ड्स गिवन हैं बट दे आर इन अ जंबल ऑफ ऑर्डर, राइट? यू हैव टू राइट देम इन करेक्ट ऑर्डर। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, तो अच्छे से आपने इसको रीड करना है। लेकिन चूंकि मैं सोल्यूशन करा रही हूँ तो आपको बता देती हूँ इसको कैसे करेंगे। इसको इस सीक्वेंस के साथ नहीं लिखना, ठीक है, आपने इसको सही अच्छे से लिखना है। ओवर द वीकेंड आवर फैमिली डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक डैश द लेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर बाय द साइड ऑफ लेक, ठीक है, क्या आएगा, बाय द। अब इस तरह से आपने इसको साइड ऑफ द लेक, ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसके ये भी मेथड है और एक इसका ये भी मेथड है कि आप नंबरिंग कर लें कि देखिए यहाँ पे नंबरिंग होगी, आप देखेंगे अगर थोड़ा सा देखें इसको फोकस करें तो ये नंबर 1, ये 2 और 3, इट डजंट मीन कि उसको इस सीक्वेंस से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है नंबर 1, तो आप यहाँ इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि नंबर 1 पे ये वाली स्टेटमेंट है, तो आप ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दें, नंबर 2 पे दिस 1 and 3, ठीक है, 2, 3, 4, 5 and 6। लेकिन आप इसको अगर फुल पैसेज को लिखना चाहें क्योंकि स्पेस इतनी गिवन होती है तो आप इसको कर सकते हैं। वी पैक्ड आवर लंच, ठीक है, अब डैश आवर हाउस, तो क्या आएगा यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे नंबर 2 मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, एंड क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है पूरा वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। एंड सेट आउट अर्ली डैश टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट, सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बहुत अच्छे से ये विजिबल है। टू अवॉइड द आफ्टरनून हीट मीन कि आप जल्दी सुबह निकल गए। व्हेन वी अराइव डैश द लेक, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप एट द एज ऑफ लेक, यहाँ पे नंबर 4, सॉरी नंबर 4, फिर आप लिखेंगे व्हेन वी अराइव एट द एज ऑफ द लेक वी फाउंड अ perfect spot underneath a large oak tree. My brother and I played games near the water while our parents set up a picnic dash a small hill on the top of, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नंबर 5, नंबर 5 ऑन द टॉप ऑफ स्मॉल हिल, क्योंकि हिल की टॉप पे ही आपने जाना है, क्या करने के लिए, विद इन द साइट ऑफ लेक, ताकि वो आपको लेक का सारा व्यू भी दिखाए। इट वॉज अ पीसफुल डे स्पेंट, ठीक है। अब जो लास्ट वर्ड रह गया अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी, जो आप कहेंगे कि आपके शहर के जो चहल पहल है उससे दूर होकर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन इट।
नंबर सी पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं बेटा. दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी. इन द प्रीवियस पेपर पैटर्न ये फर्स्ट ईयर में आता था कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, उसमें से स्टूडेंट्स उसमें लिखते थे या राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहाँ पे इन्होंने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स एंड 6 यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब्स, वर्बल्स एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम. 6 मार्क्स हैं, 8 स्टेटमेंट हैं, 8 सेंटेंसेज हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि अटेम्प्ट ऑल द 8 स्टेटमेंट्स. कि कहीं पे आपकी कोई मिस्टेक हो भी जाती है ना, तो वो साथ कवर हो जाती है कि वहाँ पे आपका जो रॉन्ग अगर हो तो आप राइट आंसर पे उसमें से कवर कर लेते हैं उसको. ठीक है, तो बेटे ये इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि वर्ब्स का सही यूज़. अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप कर सकेंगे. व्हाट आर वर्बल्स? वर्बल्स आर जेरेंट, इन्फिनेटिव. आई होप कि आपके ग्रामर में ये टॉपिक किए होंगे. इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स. ठीक है, तो फिर किसी वीडियो में आपको ये सारा एक्सप्लेन भी कर दूंगी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट ऑफ टाइम? एस्पेक्ट ऑफ टाइम में टेंस की हमारी जो फर्दर कैटेगरीज होती है ना, उनको एस्पेक्ट ऑफ टाइम कहा जाता है. ये आपने टीचर से किया भी होगा. एस्पेक्ट ऑफ टाइम ये होता है जैसे हम टेंसेस हमारे पास होते हैं प्रेजेंट. ये क्योंकि आपके लिए न्यू वर्ड है, जिनको पेपर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है या जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो कैसे कर सकते हैं. हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं बेटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, 3 टेंसेस बेसिक होते हैं. अब इसमें जो बेसिक चीज़ है ना, इनके आगे सिर्फ एक टेंस के आगे फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो हर जो आगे फर्दर कैटेगरीज होती है ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये आपके एस्पेक्ट ऑफ टाइम कहलाते हैं. तो इनमें से भी आपको चूज करना है कि कौन सा वाला. मीन ये तीनों चीज़ें गिवन है, तो आपको देखना है कि कौन सी वाली परफेक्टली इसमें परफेक्टली सूट करेगी. शी डैश द पियानो ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट. अब लास्ट नाइट जब शो हो रहा है ना, तो उसमें हैज़ प्लेड नहीं आएगा. इसमें दिया हुआ प्लेड एंड हैज़ प्लेड. हैज़ प्लेड आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेगा, एस्पेक्ट ऑफ टाइम को, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ वर्ब लगेगा प्लेड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. वर्ब की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो इसके अंदर आपका वर्ड जो राइट ऑप्शन है वो है प्लेड. यू हैड बेटर टेक और टेकन. ठीक है, वैसे तो हैड जो है वो थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए बता रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं ना, जो काम आप यू कुड बेटर और यू वुड बेटर और यू हैड बेटर. ठीक है बेटा, ये याद रखना है. जब हैड बेटर का वर्ड यूज होगा, और मैंने अभी आपको बताया वुड बेटर का यूज जब होता है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नॉट द थर्ड फॉर्म. बेटर के वर्ड के अलावा अगर हमारे पास हैड हो, तो ये परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यूज किया जाता है. तो इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पे टेक यूज करना है, नॉट टेकन. आई डैश माई होमवर्क बिफोर आई वॉच टीवी. अब यहाँ पे विल हैव फिनिश्ड एंड हैड फिनिश्ड. अब देखिए, बिफोर आई वॉच टीवी, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है. ठीक है, और यहाँ पे विल हैव का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है, मीन कि ये इम्प्रॉपर है. विल हैव शो कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट को, और ये हैड फिनिश्ड क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो है ये हमें बता रहा है कि दैट इज यूज्ड एज अ पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस. और यहाँ पे हमारे पास आएगा हैड बेटर, हैड फिनिश्ड, सॉरी. अब ये एक कोटेशन भी है, और देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हुआ है, मीन के ये वर्बल का यूज है. ये आप देखें, जैसे हमने कहा है ना कि वर्बल्स का यूज, तो ये इन्फिनेटिव का यूज है. इसमें से मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव. टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. ठीक है, फॉरगिविंग नहीं आएगा. फॉरगिविंग इज यूज एज अ जेरेंड और एज अ पार्टिसिपल भी यूज होता है. ये डिपेंड ऑन द यूजेज ऑफ द सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे टू फॉरगिव आएगा. ठीक है, फिर है स्टॉप डैश. ये भी वर्बल से रेलिवेंट है और ये जेरेंड है. ठीक है, जब भी कोई प्रोहिबिशन होता है ना, प्रोहिबिशन मीन के जैसे होता है किसी काम से रोकना. प्रोहिबिशंस क्या होती हैं? जैसे ममनू चीज़ें, जैसे हम कहते हैं स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप डूइंग एनीथिंग, तो वो आपकी जेरेंड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे किडिंग. ठीक है, तो आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ing यूज होता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द जेरेंड. बट इसका यूजेज जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है,
स्टॉप किडिंग, आई एम नो मोर अ चाइल्ड, ठीक है, तो ये टू किड नहीं आएगा, टू किड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। फिर है शी एंजॉयज डैश नॉवल इन हर फ्री टाइम, तो अब ये क्या, शी एंजॉयज, आप गेट करें यहाँ पे क्या आएगा, शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, टू रीड नॉवल नहीं आएगा, शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, तो उसको पसंद है रीडिंग करना, तो ये भी एज अ जनरली यूज हुआ है यहाँ पर। द कोरियर्स डिलीवर्ड, कोरियर कौन होते हैं, जैसे आपके ये लेपर्स वाले होते हैं, ठीक है, और ये आपके आते हैं सिंपल, एक और आते हैं लेपर्स वाले भी होते हैं, और आपके एक और आपके पास आता है ना पार्सल, जैसे दराज वाले आते हैं कोरियर्स, ठीक है, फूड पांडा वाले आते हैं, तो आप डिलीवर कर रहे हैं माई पार्सल जस्ट 2 days, आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होगा, अगो या बिफोर, तो यहाँ पे आएगा 2 days, the courier delivered my parcel just 2 days ago, 2 दिन पहले वो उसने डिलीवर कर दिया था, ठीक है। वी डैश गो टू जिम इन द इवनिंग इन समर, ठीक है, अब ये आपका एक हैबिट है जो आपके एक रूटीन वर्क है, तो उसमें आपका वर्ड यूज होगा यूजुअली, ठीक है, नॉट ऑलरेडी, ऑलरेडी यूज होगा तो आप कोई काम मुकम्मल कर चुके होंगे, यू हैव ऑलरेडी गोन टू द जिम, ठीक है, लेकिन ये एक समर सीजन में एवरी इवनिंग में आपकी एक हैबिचुअल रूटीन है, तो आप यूज टू है इसके, तो आप लिखेंगे यूजुअली। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया। आगे नेक्स्ट इसकी तरफ हम मूव करते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन आपको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ ताकि आप अच्छी तैयारी के साथ अपना पेपर दें। Fill in the 5 blanks in the correct grammatical form of words. Beta, these are not the verbs. These are the correct grammatical forms of words. अब इन वर्ड्स को आपने फॉर्म करना है, ठीक है, बनाना है, ठीक है, कौन सी फॉर्म इसमें इसकी सही होगी, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन पैरेंथेसिस। ये भी बहुत इजी है अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन आपको आना चाहिए अच्छे से। ये 7 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग आपको इसलिए दी गई है कि आपने कोई सी 5 कर ले, लेकिन इसका ये है कि आपको सारी करें तो आपकी जो 5 सही होंगी ना, जो करेक्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप फुल अटेम्प्ट करें। तो नंबरिंग इसीलिए की गई है। नंबर 1 पे यहाँ पे देखें, द एथलीट्स डेडिकेट, अब डेडिकेट नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, डेडिकेशन, डेडिकेशन टू ट्रेनिंग वॉज एविडेंट इन हर फोकस। अब फोकस के साथ यहाँ फोकस का वर्ड सेम रहेगा। ड्यूरिंग द कंपटीशन शी मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन अप्रोच नहीं आएगा, आ डिसिप्लिन्ड जो एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा, यहाँ पर आप जस्ट डी ऐड करेंगे इसके साथ। इस तरह से डी ऐड नहीं करना, आपने पूरा ये वर्ड ये लिखना दोबारा। जब आप फुल वर्ड दोबारा लिख लेंगे बेटा, तो ये जो इम्प्रॉपर वर्ड है, मीन जो ब्रैकेट में गिवन है, आप ये नहीं लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पूरा पैराग्राफ आप अटेम्प्ट करें, लेकिन इसके इस पार्ट को आपने नहीं लिखना, बल्कि करेक्ट वर्ड को पूरा लिख देना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर है ये नहीं लिखेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे। डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू हर डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन, नोइंग दैट, अचीव की जगह यहाँ पे आएगा अचीविंग सक्सेस, ठीक है, अचीविंग सक्सेस यहाँ पे आ जाएगा आपका एज अ पार्टिसिपल, अचीविंग सक्सेस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मतलब आप एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो रहा है, वो पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, ठीक है। तो ये अचीविंग यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, अचीविंग सक्सेस रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड नॉट कमिट, कमिट इज अ वर्ब, आपने यहाँ पे इसको नाउन बनाना है, तो आप लिखेंगे कमिटमेंट। मीन कि आपने कैसे इसकी फॉर्म चेंज की, कमिटमेंट। आई होप कि आपने अपने जो हाउस एग्जाम्स होते हैं, जैसे टर्मिनल एग्जाम्स है, उसमें किया होगा कमिटमेंट, ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। हर कोच प्रेज टू हर फॉर शो सच डिटर्मिन, फॉर शोइंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा दिखाना, ये भी यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव जो है वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पर, शोइंग सच डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिन वर्ब है, और यहाँ पे डिटर्मिनेशन जो है वो इसके तौर पे यूज करेंगे हम इसको, डिटर्मिनेशन, थ्रू आउट द सेशन। अब इस टाइप का ये
इसी मतलब क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से स्टेटमेंट में गिवन होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। सो वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट और कनेक्टिव वर्ड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अटेम्प्ट करने में बेटे बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या मिस्टेक करते हैं कि एक तो ये वर्ड बैंक गिवन है बट दिस वर्ड बैंक इज नॉट writing these words in the blanks। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग की हुई है। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे ये नंबर 1 गिवन है तो नंबर 1 पे क्या लिखते हैं, टाइम लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 2 कंट्रास्ट है तो उसको उठा के नंबर 2 में यहाँ कंट्रास्ट, ये थोड़ा सा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपके पास जो ओरिजिनल पेपर की जो कॉपी होगी तो उसमें आपको ये शो हो जाएगा। नंबर 4 पे फिर आप सेम वर्ड जैसे ये आ गया सीक्वेंस, और 3 पे यहाँ पे ब्लैंक गिवन नहीं है, लेकिन ब्लैंक के तौर पे ये स्पेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप बताना चाहिए यहाँ पे स्पेस है। तो ये नंबर जो है ये आपको ये शो कर रहे हैं कि आपने इससे रेलिवेंट, इससे रिलेटेड जो टाइम से रेलिवेंट ट्रांजिशंस हैं वो लिखनी है, ट्रांजिशनल वर्ड्स लिखने हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिखनी है। ये आपको फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव पेपर में भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का आपने देखा तो कोई भी क्वेश्चन ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रेलिवेंट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है द साइकेट्रिक इन्फॉर्म द मदर that her daughter was addicted to drugs. When the psychiatric left, the mother went into her room to plan how to handle the crisis. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ब्लैंक है। अब यहाँ पे टाइम, अब टाइम में हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस आती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन आप क्या यूज़ करते हैं। आप यूज़ करेंगे when she walked into her daughter's room and she was overwhelmed, right? अब वो जब वो वहाँ पे पहुंची तो when shows the time, but it is not necessary कि आप यहाँ पे टाइम के लिए हर मर्तबा when ही लिखें। तो आपकी ये सिचुएशन वेरी करती है हर दफ़ा कि आप कैसे आप इसको लिखते हैं। ठीक है, then when she walked into her daughter's room, जब वो अपने बेटी के कमरे में पहुंची and she was overwhelmed with sorrow, तो वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गम तारी हो गया। She saw her daughter dash, अब क्या है कंट्रास्ट। अब यहाँ पे सेकंड में आपकी कंट्रास्ट आएगी। कंट्रास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर however, ठीक है, saw, she saw her daughter, however भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे nevertheless। ठीक है, ट्रांजिशन के बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटे, फिर कोई वीडियो आपके लिए और बनाई तो इंशाल्लाह आपको फिर बताऊंगी। nevertheless, ठीक है, ये ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट आ गया। फिर यहाँ पे है never, however she didn't say anything, ताहम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो ताहम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ however को आपने कैपिटल से नहीं लिखना बेटा, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, सॉरी या कॉमा या सेमीकोलन है, और इसे स्मॉल लेटर से लिखना है। अगर आप एच पे लिखेंगे या एन लिखेंगे तो आपने स्मॉल लेटर से लिखना है। She loved her daughters, she loved her daughter dash they were best friends। अब कॉज एंड इफेक्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने वो बता रही है क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा वो पसंद करती थी, और वो आप ये देखें वो बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। तो यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए आपके माइंड में, फौरन से ये आएगा बिकॉज दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो कॉज एंड इफेक्ट के लिए आपके पास आ जाता है वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसकी लॉन्ग लिस्ट है जिसमें आप लिखेंगे एज दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, सिंस दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं बिकॉज लिख देती हूँ, लेकिन नंबर 2 का आंसर नहीं है, ये नंबर 3 का है। ठीक है, फिर है दे वर बेस्ट फ्रेंड्स डैश द मदर ब्रॉक द आइज। ठीक है, डैश नंबर 4। अब सीक्वेंस मीन एक नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई भी आप सीक्वेंस पे कोई बात करते हैं ना, तो नंबर 4 पे यहाँ पे आप लिखेंगे जो सीक्वेंस का वर्ड आएगा देन। ठीक है, सीक्वेंस में यानी व्हेन आ गया पहले, हाउएवर, बिकॉज, और फिर बाद में। ब्रॉक द आइज का मतलब होता है वहाँ पे खामोशी थी ना, तो कुछ वर्ड्स बोलकर उनकी मदर ने वो खामोशी खत्म कर दी। ठीक है, ब्रॉक द आइज एक इडियोमैटिक फ्रेज है, इसका मीनिंग है कि खामोशी खत्म करना। तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस के लिए जो वर्ड आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे देन। नंबर 4 पे यहाँ पे आप लिखेंगे देन द मदर ब्रॉक द आइज, डियरेस्ट डॉटर डोंट रॉइन योर लाइफ, प्यारी बेटी अपनी जिंदगी को तबाह मत करो।
डैश लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब नंबर 5 पे क्या वर्ड आ रहा है? एम्फेसिस। ठीक है, एम्फेसिस होता है किसी बात पे स्ट्रेस देना, जोर देना, फोर्सफुली किसी चीज को एम्फेसाइज करके कहना। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर्टनली। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, एम्फेसिस के लिए बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल हैं। सर्टनली लाइफ इज ब्यूटीफुल। आप इंडीड भी कह सकते हैं, बेशक, नो डाउट, ऑफ कोर्स। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंडीड लाइफ इज ब्यूटीफुल और सडी एक वर्ड लिखना आपने, ब्यूटीफुल इफ यू कीप योर होप अलाइव। ठीक है, आप अगर उम्मीद रखते हैं अपनी जिंदगी के लिए। डैश डू नॉट गिव अप। गिव अप मीन कि कभी हार नहीं मानो। ठीक है, अपनी जो आप कंटिन्यू किए हुए हो कोई स्ट्रगल, उसको गिव अप मत करो। ठीक है, उसको मत छोड़ो। एडिशन, एडिशन का वर्ड यूज आपने नहीं करना। आपने एडिशन के लिए जो ट्रांजिशन यूज होगी, आप लिखेंगे इफ यू कीप योर होप अलाइव। तो आप एडिशन के लिए आप लिख सकते हैं मोर ओवर डू नॉट गिव अप। ठीक है, तो आप मोर ओवर का वर्ड भी लिख सकते हैं और एंड का वर्ड भी लिख सकते हैं, मोर ओवर और एंड भी लिख सकते हैं। एंड इसके लिए या जो ज़्यादा प्रॉपर वर्ड आ सकता है, इफ़ यू कीप योर होप अलाइव, आप यहाँ पे एडिशन में लिख सकते हैं डू नॉट गिव अप। तो यहाँ पे मोर वर्ड ज़्यादा बेटर है, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंग्लिश सेकेंड ईयर मॉडल पेपर। बिल्कुल इसी वे में आपने अटैम्प्ट करना है और इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है। आपने खूब मेहनत करनी है, अपनी तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेटा नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो कि मेरे माइंड में आ रहे हैं कि एग्जामिनर आपको दे सकते हैं। ये बेटे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, इसको रेड कलर से मैं कर देती हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए ये हाईलाइट हो जाए, और के इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रीहेंशन के जो यूनिट्स हैं जो कि प्रॉबेबली कि आपके यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं ना वो आपके आ सकते हैं। तो यूनिट नोट कर लें, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आपका है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान। ये मैं चैप्टर्स लिख देती हूँ सिर्फ, तो आप इसको देख लीजिएगा, चैप्टर मैंने बता दिया है। यूनिट नंबर 7, नंबर 2 7, यूनिट 7 जो है वो आपका है टोबैको एंड योर हेल्थ। ठीक है, जिसमें आपको स्मोकिंग से रेलिवेंट या टोबैको की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, बहुत अच्छी डिटेल के साथ है। जो थर्ड आपका आगे जो यूनिट आपको करना है जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर, ये सीक्वेंस बेटा ये दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, और यहाँ पे यूनिट नंबर आपका आ जाएगा 9। यूनिट नंबर 9 जो है ये है फर्स्ट ईयर एट हैरो, सर विंस्टन चर्चिल वाला, जिसमें हाउ ही गॉट एडमिशन इन हैरो स्कूल एंड हाउ ही बिकेम अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है, आप सबको पता है। देन आपका जो नेक्स्ट यूनिट आ रहा है वो है यहाँ पर यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 that is also very important. There is a new planet in sight, ठीक है, जिसमें एक न्यू प्लैनेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। एंड लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप सारी ही बुक प्रिपेयर करेंगे लेकिन इसमें से चांसेस है कि कुछ आ जाए। आफ्टर 20 ईयर्स, यूनिट नंबर 13, ये मेरा अपना गेस है, इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आ सकता है, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ठीक है, जिससे वो हो। और एग्जामिनर्स की भी हो सकती है कि क्या उन्होंने दिया है। यूनिट नंबर 13 सॉरी, यूनिट नंबर 13 दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने साथ साथ वर्बली भी बता दिया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो के एंड में लाजमी देख लीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में, आप फ्यूचर में आप बाद में इसके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और अपना एक अच्छा करियर चूज़ करें। विश यू ऑल द बेस्ट। Allah Hafiz beta. Hopefully we will meet in some other video, and I will tell you about all this.